गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज की मुलाकात में। आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में सीआईबी के लिए जो आपके दिसंबर एग्जाम को टारगेट कर रहा है, नवंबर दिसंबर 2025 के एग्जामिनेशन को। लास्ट मुलाकात में हम लोगों ने बातचीत की थी स्मॉल फाइनेंस बैंक पर, और मैंने आपसे वायदा किया था कि अगली जो मुलाकात होगी उसमें हम पेमेंट बैंक्स पर बातचीत करेंगे। मॉड्यूल ए में आपको एक टॉपिक दिखाई देगा जिसमें अगर आप टॉपिक बुक से अपनी देखेंगे या आप आईएबीएफ की वेबसाइट पर जाकर सिलेबस ऑफिशियल सिलेबस से देखेंगे तो आपको एक टॉपिक दिखाई देगा जहां पर सारे बैंकों का नाम लिखा है। बेसिकली ये वही टॉपिक है जहां पर पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, लोकल एरिया बैंक्स, इन सबकी चर्चा की गई। इनमें सारे बैंक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उन पर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। अभी तक आरआरबीज, लोकल एरिया बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक पर हमारी बातचीत हो चुकी है। आज हम बातचीत करेंगे पेमेंट बैंक्स पर। पेमेंट बैंक का थोड़ा आइडिया हम लोगों ने पिछली मुलाकात में भी ले लिया था। पूरी बातचीत हमारी नहीं हुई थी, लेकिन कुछ बातचीत हम लोगों ने देख लिया था। चलिए अब शुरू करते हैं आज की बातचीत पेमेंट बैंक के विषय में। ये सारी क्लासेस आप जरूर देखा करिए, क्योंकि आपके लिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए क्लासेस बहुत आवश्यक हैं। अभी जो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बन रहे हैं उनमें आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ही ज्यादा मिलने वाले हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट को आप पढ़ते चलिएगा, क्योंकि सिर्फ एमसीक्यू तैयार करके अब पेपर पास करना बहुत मुश्किल हो रहा है। जेआईबी में भी ऐसा देखा गया, और अभी जो आपका जून जुलाई में सीआईबी का पेपर हुआ, जून में ही हुआ था, 29 जून को लास्ट पेपर था इलेक्टिव पेपर, तो उसमें भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा देखे गए थे। पेमेंट बैंक्स पर चर्चा करते हैं। 2013-14 में डिफरेंशिएटेड बैंक का कॉन्सेप्ट लाया गया था। अगर हम बहुत स्पेसिफिक हो जाते हैं तो 2013 में डिफरेंशिएटेड बैंक्स का कॉन्सेप्ट लाया गया था। डिफरेंशिएटेड बैंक्स कल मैंने आपको परिभाषा दी, लेकिन इसके लिए वापस रिकॉल करना जरूरी है, क्योंकि पेमेंट बैंक भी डिफरेंशिएटेड बैंक्स के अंतर्गत ही आते हैं। तो डिफरेंशिएटेड बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जिनका उद्देश्य एक इस तरीके से आप स्पेशलाइज बैंक की कैटेगरी में रख सकते हैं, जिनका उद्देश्य कुछ स्पेसिफिक था, इसीलिए इनको डिफरेंशिएटेड या डिफरेंट उद्देश्य था बाकी बैंकों से। क्या उद्देश्य था? इनको इसलिए स्टैब्लिश किया गया था ताकि जो सेमी अर्बन एरियाज हैं, जो रूरल एरियाज हैं, जहां पर अभी बैंकिंग सर्विसेज नहीं पहुंच पाई हैं या बहुत कम पहुंच पाई हैं, जो पूरी तरीके से बैंकिंग सर्विसेज से सर्व्ड नहीं है, वहां तक बैंकिंग सर्विसेज को पहुंचा देना, फाइनेंशियल सर्विसेज की रीच वहां तक पहुंचा देना। और एक तरीके से किसी भी तरीके का अगर वहां पर फंड गैप बन रहा है, क्योंकि अगर फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं है तो फिर पैसा भी डिपॉजिट नहीं हो पा रहा है, ऋण इंस्टीट्यूशनलाइज उन लोगों को नहीं मिल पा रहा है, तो ये सारी चीजें उपलब्ध कराने के लिए और फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए, तो इनका देखेंगे अगर तो आप स्पेसिफिक उद्देश्य फाइनेंशियल इंक्लूजन को आप प्रमोट करिए अंडर सर्व्ड एरियाज में, रूरल एरियाज में, और जो सेमी अर्बन एरियाज हैं जहां पर बैंकिंग सर्विसेज कम है या नहीं पहुंच पाई हैं, वहां पर आप बैंकिंग सर्विसेज पहुंचाएं और डिपॉजिट को एक्सेप्ट करें, लोन प्रोवाइड करें। इसी स्पेसिफिक उद्देश्य से डिफरेंशिएटेड बैंक को एस्टैब्लिश किया गया था। डिफरेंशिएटेड बैंक्स में आप स्मॉल फाइनेंस बैंक को पढ़ते हैं और पेमेंट बैंक को पढ़ते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक पर कल मैंने आपसे चर्चा कर ली थी, आज मैं आपसे पेमेंट बैंक की चर्चा करूंगा। स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक में कुछ बातें एक दूसरे के समान है और कुछ बातों में बड़ी असमानता है। असमानता पहले देख लेते हैं। जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक एक तरीके से फुल फ्लेजेड बैंक की तरह ही काम करता है, वो लगभग आपको सारी सुविधाएं प्रोवाइड करता है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जारी करना, लोन देना, ये सब स्मॉल फाइनेंस बैंक आपका करता है। लेकिन पेमेंट बैंक थोड़े लिमिटेड काम ही इनको दिए गए हैं, ये सारे फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकते। जैसे एक बड़ा आपसे मैं काम बताऊं कि पेमेंट बैंक लोन नहीं दे सकते हैं, पेमेंट बैंक क्रेडिट कार्ड जारी नहीं, डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते। तो पेमेंट बैंक एक फुल फ्लेजेड बैंक की तरह काम नहीं करते हैं, ये कुछ स्पेसिफिक सर्विस ही देते हैं। तो ये असमानता है पेमेंट बैंक में। दूसरी असमानता पूंजी को लेकर है। पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक की जब शुरुआत की गई थी, मैं सारी गाइडलाइंस आपको यहीं पर समझाता चल रहा हूं। क्या होता है पेमेंट बैंक, डिफरेंशिएटेड बैंक में आता है, वो सब हमने चर्चा कर ली। कल भी हमने चर्चा की थी, आज भी मैंने आपसे चर्चा कर ली, और मैं गाइडलाइंस आपको यहीं पर बताता चल रहा हूं। बाकी गाइडलाइंस हम पीपीटी पर भी पढ़ लेंगे। ज्यादातर चीजें यहां पर आपको थोड़ी चीजें आपको समान, ज्यादातर चीजों में समानता दिखाई देती है, लेकिन कुछ असमानता जैसे पीछे आपसे चर्चा की गई। तो पेमेंट बैंक के लिए जो एस्टैब्लिशमेंट के लिए पेड अप कैपिटल है, स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक दोनों के लिए जो पेड अप कैपिटल थी वो पहले 100 करोड़ रुपए थी, लेकिन बाद में इंटरनल कमिटीज आरबीआई की बनी, उसने स्मॉल फाइनेंस बैंक की पेड अप कैपिटल को बढ़ा के कर दिया 200 करोड़ रुपए। लेकिन पेमेंट बैंक के लिए आज भी जो पूंजी है वो 100 करोड़ है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक अब 200, पेमेंट बैंक 100 करोड़ की पूंजी के साथ एस्टैब्लिश किए जा सकते हैं। क्लियर है? पेमेंट बैंक के लिए प्रमोटर की जो रिक्वायरमेंट है वो वही है जो आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए थी। जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी प्रमोटर कम से कम 5 साल तक, जब बिजनेस कमेंसमेंट होगा उसके 5 साल तक कम से कम 40% की शेयर होल्डिंग मेंटेन करेंगे ही करेंगे। पेमेंट बैंक पर भी यही बात लागू होती है। पेमेंट बैंक के प्रमोटर्स भी बिजनेस कमेंसमेंट के पहले 5 साल कम से कम 40% की शेयर होल्डिंग मेंटेन करेंगे ही करेंगे। क्लियर हो गई इतनी बात? दूसरी बात क्या है कि पेमेंट काम मैंने आपको पेमेंट बैंक का बताया, पेमेंट बैंक डेबिट कार्ड जारी कर सकते, क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करेंगे।
पेमेंट बैंक के लिए अगर मैं और चर्चा करूं तो पेमेंट बैंक के पास एक ऑप्शन ये भी होता है कि पेमेंट बैंक यदि चाहे तो स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए पेमेंट बैंकों के लिए अगर वो कन्वर्ट होना चाहते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक में तो कम से कम 5 साल पेमेंट बैंक के रूप में काम करना जरूरी होता है, तो वो कन्वर्ट हो सकते हैं। अभी मैं आपको गाइडलाइंस के माध्यम से समानता और असमानता दोनों बताता चलूंगा। पेमेंट बैंक डिफरेंशिएटेड बैंक्स के अंतर्गत आते हैं। देखिए, पेमेंट बैंक्स आर नॉन फुल सर्विस बैंक, ये फुल सर्विस बैंक नहीं है, जैसे इनमें सर्विसेज की कोई रिस्ट्रिक्शंस है, स्मॉल फाइनेंस बैंक में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी जो पीछे मैंने आपसे चर्चा की। वो एक फुल सर्विस बैंक नहीं होते हैं जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन को एक्सेलरेट करना, अंडर सर्व्ड एरियाज, रूरल एरियाज, सेमी अर्बन एरियाज को बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना। Payment banks can come under a differentiated banks license as they cannot offer all service that a commercial bank offer। तो कॉमर्शियल बैंक या स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे आपको सारी सर्विसेज ऑफर करते हैं वैसे पेमेंट बैंक नहीं करता है। लाइसेंसिंग इसकी आरबीआई ही करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करता है, और ये प्राइवेट बैंक के रूप में, प्राइवेट एंटिटीज के रूप में स्टैब्लिश किए जाते हैं, यानी इनका जो इनकॉर्पोरेशन होता है वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत ही होता है। क्लियर हो गई इतनी बात में? तो पेमेंट बैंक एक प्राइवेट बैंक के रूप में काम कर रहे होते हैं। आगे देखते हैं कौन कौन इसके एलिजिबल प्रोमोटर्स हो सकते हैं। तो एग्जिस्टिंग नॉन प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स इश्यूअर्स हो गए या अदर इंस्टीट्यूशंस हो गए, जैसे इंडिविजुअल भी स्टैब्लिश कर सकता है, प्रोफेशनल स्टैब्लिश कर सकते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एनबीएफसी, ये सब समानता स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए भी। कॉर्पोरेट बिजनेस करस्पॉन्डेंस भी कर सकते हैं, मोबाइल टेलीफोन कंपनीज भी कर सकती हैं, सुपरमार्केट चेन भी कर सकते हैं। क्लियर है? जैसे आपका सुपरमार्केट चेन आप जो भी देखते हो, बाजार इंडिया जैसी चीजें जो है वो भी इसको कर सकती हैं। रियल सेक्टर कोऑपरेटिव्स कर सकते हैं दैट आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय रेजिडेंट एंड पब्लिक सेक्टर एंटिटीज में अप्लाई टू सेटअप पेमेंट बैंक्स। तो जो प्राइवेट सेक्टर के कोऑपरेटिव्स हैं वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पेमेंट बैंक का सेटअप करने के लिए। प्रमोटर्स के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो है कम से कम इनको पेड अप कैपिटल अगले 5 साल तक मिनिमम पेड अप कैपिटल तो होल्ड करना ही करना पड़ेगा। इनके लिए जो पेड अप कैपिटल है एस्टैब्लिशमेंट की वो 100 करोड़ रुपए है। पहले ये डिपॉजिट कर सकते थे प्रति कस्टमर एक अकाउंट में 1 लाख रुपया, जिसको अब बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। तो मिनिमम बैलेंस पर कस्टमर RS 2 लाख, ये पहले 1 लाख रुपया था, यानी पेमेंट बैंक एक कस्टमर पर मिनिमम 2 लाख रुपए तक मिनिमम बैलेंस वो मेंटेन करवा सकते हैं। पहले ये सीमा 1 लाख थी। दे आर अलाउड टू इन्वेस्ट द मनी रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स डिपॉजिट ओनली इनटू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। क्लियर है? ये भैया अपना जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। कल अगर आपने देखा होगा कल वाली मुलाकात में, तो कल वाली मुलाकात में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक SLR कैसे मेंटेन करेंगे, ये उसी की चर्चा हो रही है। मैं अभी आपको दोबारा ये पॉइंट मैं आपको दोबारा यहां पर समझाऊंगा। ये पेमेंट बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक में एकदम एक जैसी गाइडलाइंस है। एनआरआई इसमें डिपॉजिट नहीं करते हैं भैया, मिनिमम कैश रिजर्व रेशियो इनको मेंटेन करना होता है क्योंकि ये शेड्यूल्ड बैंक की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। तो CRR SLR ये दोनों मेंटेन करेंगे, स्मॉल फाइनेंस बैंक भी ऐसा ही करते हैं। They need to invest a minimum 75% of their demand deposit balance in statutory liquidity ratio, eligible government securities or treasury bill within maturity up to 1 year. They can hold a maximum of 25% of their funds with other scheduled commercial banks in the form of current and time fixed deposit for operational purpose and liquidity management। क्या ये कह रहा है? यही मैं आपको अभी समझा रहा था। तो ये जो पॉइंट्स आपका दूसरा और ये जो वाला पॉइंट है इसको हम समझ लेते हैं अलग से एक डायग्राम के माध्यम से। कल मैंने आपसे कहा था कि भैया ये जो गाइडलाइंस है वो पेमेंट बैंक के लिए, और जिन्होंने नहीं देखा वो यहां से समझ ले, और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए गाइडलाइंस एक जैसी है। स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए गाइडलाइन क्या है भैया? एक जैसी है, यानी समान गाइडलाइंस है, दोनों पर यही सेम गाइडलाइंस लागू होती है। इन दोनों को ही SLR मेंटेन करना होगा, और SLR को आप 2 पार्ट में डिवाइड करिए। SLR मेंटेन करना होगा, SLR में एक हिस्सा आपका हो गया 75% का, एक हिस्सा हो गया 25% का। 75 इनको कहां पर मेंटेन करना है? इनका जो NDTL है, यानी जो इनकी नेट डिमांड डिपॉजिट है, क्लियर है, इनकी बेसिकली यहां डिमांड डिपॉजिट, जो इनकी डिमांड डिपॉजिट है उसका 75% इनको मेंटेन करना होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। किसमें? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में मेंटेन करेंगे, और ऐसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जिनकी वैलिडिटी अप टू 1 ईयर की हो, अप टू 1 ईयर की हो, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स, जैसे कि क्या भैया? ट्रेजरी बिल्स। तो 75% तो ये यहां मेंटेन करेंगे। अब बचा 25% इनको अपने डिपॉजिट का कैश के फॉर्म में मेंटेन करना होता है अदर जो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक या पब्लिक सेक्टर बैंक है उनके पास मेंटेन करना होता है, ताकि इनको अगर कभी कैश की रिक्वायरमेंट हो तो ये इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपने 100% फंड का इस्तेमाल ये करते हैं SLR के फॉर्म में। आपने देखा यही गाइडलाइन आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक पर भी सेम गाइडलाइंस लागू होती है,
जिसकी चर्चा मैंने आपसे कल की थी। तो ये दोनों बातें समझ में आ गई। 75% वो कहां पर मेंटेन करेंगे, 25% कहां पर मेंटेन करेंगे, और ये जो भी पैसा आ रहा है इनके पास वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में ही मेंटेन करें 75% के रूप में। क्लियर बाबू इतनी बात? उम्मीद है सारी चर्चा आपको एकदम समझ में आ गई होगी। तो ये था आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक में कोई बहुत ज्यादा बात नहीं है। पेमेंट बैंक में आपको कुछ बातें याद रखना है कि पेमेंट बैंक क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करेंगे, पेमेंट बैंक क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करेंगे, पेमेंट बैंक लोन नहीं दे सकते हैं, लोन्स नहीं देंगे, पेमेंट बैंक एडवांसेस भी प्रोवाइड नहीं करते हैं, पेमेंट बैंक एडवांसेस प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। हाँ, डिपॉजिट्स वगैरह ये एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ये डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं। पेमेंट बैंकों को डेबिट कार्ड जारी करने का अधिकार होता है। क्लियर है? पेमेंट बैंक यदि चाहें तो पेमेंट बैंक जो है कन्वर्ट हो सकते हैं आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक में 5 साल काम करने के बाद। पेमेंट बैंकों के लिए और क्या क्या क्राइटेरिया होता है? ये जो पेमेंट बैंक्स होते हैं, ध्यान समझिएगा, पेमेंट बैंक कॉल मनी मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं यहां पर लिखता चल रहा हूं, पेमेंट बैंक भैया कॉल मनी मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पेमेंट बैंक कॉल मनी मार्केट में एक पार्टिसिपेंट्स के रूप में शामिल होते हैं। पार्टिसिपेंट्स के रूप में क्या भैया? पेमेंट बैंक एक पार्टिसिपेंट्स के रूप में कॉल मनी मार्केट में शामिल किए जा सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी चर्चा आपकी पेमेंट बैंक की है। क्लियर है? कॉल मनी मार्केट में पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा, इसके अलावा पेमेंट बैंकों के ऊपर प्रायोरिटी सेक्टर गाइडलाइंस भी लागू होती है। क्लियर है? जो आपके लिए प्रूडेंशियल नॉर्म्स हैं, ध्यान से एक बात को समझते चलेगा, इनके लिए जो प्रूडेंशियल नॉर्म्स हैं या जो पीएसएल गाइडलाइंस है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की जो गाइडलाइंस हैं, गाइडलाइंस हैं, वो इन पर लागू होती है। स्मॉल फाइनेंस बैंक पर भी प्रायोरिटी सेक्टर की गाइडलाइंस लागू होती हैं, प्रूडेंशियल नॉर्म्स इन पर लागू होते हैं। क्लियर है? भारत में जो सबसे पहला पेमेंट बैंक था वो पेमेंट बैंक था एयरटेल पेमेंट बैंक। भारत में सबसे पहला पेमेंट बैंक खुलने वाला यही बैंक था। इसके अलावा पेमेंट बैंक की कैटेगरी में पोस्ट ऑफिस ने अपनी इच्छा से, मतलब क्या नाम है, भारत सरकार ने अपना इनिशिएटिव लेके पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना करवाई। पोस्ट पेमेंट बैंक का मतलब पोस्ट ऑफिस के जो पेमेंट बैंक होते हैं उनको पोस्ट पेमेंट बैंक कहते हैं। कमिटी मुझे जहां तक याद आ रहा है टीएसआर सुब्रमण्यम कमेटी थी संभवतः इसके लिए, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, मुझे जहां तक याद आ रहा है टीएसआर सुब्रमण्यम कमेटी थी। तो पोस्ट पेमेंट बैंक्स भी आए और एयरटेल पहला पेमेंट बैंक है जिसने ऑपरेशन शुरू किया। तो आज के लिए पेमेंट बैंक पर हम इतनी ही चर्चा रखते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक, आरआरबीज, लोकल एरिया बैंक, पेमेंट बैंक, इन सब पर हमारी चर्चा हो चुकी है। तो बहुत इत्मीनान से आप ये सारी क्लासेस देखते चलिएगा। आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए सारी क्लासेस बेहद इंपॉर्टेंट है। महापैक पे लगातार मैं आपसे चर्चा करता चलता हूं। महापैक आपके लिए 3 वैलिडिटी में अवेलेबल है, 1 ईयर, 2 ईयर और 6 मंथ। महापैक में देखिए भैया, आपको सारे जो कंपलसरी पेपर है उनके सारे रनिंग, सारे अपकमिंग बैचेस मिलते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको इलेक्टिव पेपर की क्लासेस मिलती है, वो आपको अलग से परचेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फाउंडेशन बैच में आपको फिर से बता दूं, नया फाउंडेशन 2.0 लॉन्च हो चुका है। 6 जुलाई से इसमें क्लासेस शुरू हुई, बिल्कुल फ्रेश न्यू बैच है, आपके दिसंबर एग्जाम को टारगेट कर रहा है। आप इसको एडमिशन ले सकते हैं, और अगर आपने महापैक लिया तो आपको ये फाउंडेशन बैच अलग से परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये महापैक में ऑलरेडी एडेड होता है। अगर आप में से किसी बैंकर का सिर्फ 1 या 2 ही सब्जेक्ट रुका है किसी वजह से, तो आप सिंगल सब्जेक्ट को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सिर्फ 799 में सिंगल सब्जेक्ट में आपके चारों के चारों कंपलसरी पेपर आपको मिल रहे हैं। और अगर आपके महापैक में आपने एडमिशन लिया था, महापैक की वैलिडिटी बची हुई है, कोई एक पेपर किसी वजह से आपको रुक गया और महापैक की वैलिडिटी है, तो आपको फिर अलग से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं, महापैक में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इलेक्टिव पेपर की मैं बात करूं तो इलेक्टिव पेपर सारे आपको महापैक में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। सारे ही महापैक में 1 ईयर, 2 ईयर, 6 मंथ सभी महापैक में फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप महापैक नहीं लेते, फाउंडेशन बैच लेते तो आप इलेक्टिव पेपर को अलग से आप परचेस कर सकते हैं। और इलेक्टिव पेपर आपको 4 यहां पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, एचआरएम, सेंट्रल बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट और रूरल बैंकिंग। तो आज के लिए इतनी चर्चा रखते हैं। कुछ और आप मुझसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आपके सारे सवालों का जवाब मैं यहीं पर देता हूं, सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं। मैं 2 सब्जेक्ट डील करता हूं आपके सीआईबी में, बीआरबीएल और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है आपका जो इलेक्टिव पेपर है। उस पर आप जो भी सवाल पूछना चाहते हैं, जो भी बातचीत करना चाहते हैं, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके इस ग्रुप से जुड़ के आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं, या आप सिंपली सर्च करें आशीष सर जीआईबी सीआईबी एग्जाम टेलीग्राम पर, आप इस माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतनी बात रखते हैं। अगले दिन यानी कल आपसे मुलाकात होगी इसके एक अगले हिस्से पर चर्चा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास।